बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको समा के इस ट्रांसमिशन में खुद आमदेद कहता है। हम हलकों पे बात कर रहे हैं और आज हमारे सामने हलका होगा NA 148 मुल्तान, और मेरे साथ इस हलके पर बात करने के लिए जो दोस्त तशरीफ़ लाए हैं मुल्तान से, आमिर इकबाल भुट्टा साहब हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं समा TV के मुल्तान में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नौजवान मुकर्रम अली ख़ान, ये सियासी रिपोर्टर हैं। ये हमारे साथ रहेंगे और हमें बताएंगे कि वहाँ पे ज़मीनी हकीकतें क्या हैं। रिमल रिजवान हस्ब मामूल हमें डाटा के बारे में इत्तला देगी। तो मेरा ख्याल है हम शुरू करते हैं। आपसे करें आमिर इकबाल भुट्टा साहब, क्या पोजीशन है NA 148 की? सर, मुल्तान के जो 6 कौमी असम्बली के हल्के हैं उनमें ये एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें सारे हैवी वेट वहाँ पर मौजूद हैं। इसमें साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हैं, साबिक MNA अहमद हुसैन डेहड़ साहब भी हैं, और जो पहले थे सिकंदर याद बोसन, वो तो नून लीग के हक़ में दस्तबरदार हो गए। तो ये 1-to-1 मुकाबला है, एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा सर, एक बहुत बड़ा हल्का है। तो मेरा ख्याल आमिर इकबाल वो दोनों जो दोस्त हैं हमारे साथ आगे हैं, तो बैरिस्टर तैमूर भी हैं सर, उनसे मेरे ख्याल बात हम कर लें और फिर आपसे गुफ्तगू मुकर्रम आप तैयारी करें। आपने सूबाई हल्कों के बारे में बताना है कि इसके नीचे कौन कौन से सूबाई हल्के होते हैं। जी, बैरिस्टर तैमूर साहब मेरे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, और अहमद हुसैन साहब भी मेरे साथ हैं। जी मैं ऑन द लाइन। चले जी, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ दोनों के दोस्त हमारे साथ हैं। मैं आप दोनों से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या मुल्तान की सियासत में जो तब्दीली आप देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो वो तब्दीली की नोयत क्या होगी? पहले बैरिस्टर तैमूर साहब आप बताइए। जी, मैं तो ये कहूँगा कि मेरा पहला इलेक्शन है, लेकिन पहले इलेक्शन में जिस तरह की आवाम से मोहब्बत और पजीराई मिल रही है, तो मैं थोड़ा सा आमिर इकबाल साहब ने पहले कहा है 1-1 होगी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। 3 तरफा मुकाबला होगा इंशाल्लाह, और बिल्कुल तरीके से होगा। जो तब्दीली नजर आ रही है वो आवाम में शऊर बहुत बढ़ चुका है, उससे और दूसरे कई सियासी लीडरों का वकील भी हूँ, तो मुल्तान से बाहर अक्सर रहता हूँ। तो मुझे शायद शुरू में ये लगा कि ये गम खुशी वाला हल्का है कि हर वक्त आप हर जनाजे पे मौजूद हो, आप शादी में मौजूद हो, तो शायद सिर्फ तब वोट पड़ते हैं। लेकिन यकीन करें कि तैमूर मेरा ख्याल है आपके तैमूर किसी ऐसी जगह से आप हमसे बात कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ हम तक प्रॉपर नहीं आ रही। आप किसी ऐसी जगह पे आ जाएं कि ट्रांसमिशन में आपकी आवाज़ क्लियर है। इस दौरान मैं अहमद हुसैन साहब को अपने साथ शामिल कर देता हूँ, तब तक आप कोई ऐसी जगह देखें जहाँ पे आवाज़ क्लियर हो। जी अहमद हुसैन साहब, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह की मेहरबानी। जी, क्या खबरें हैं आपके हल्का 148 से? जी, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से फतह की खबरें हैं। पिछले इलेक्शन में भी मैंने अब्दुल कादिर गिलानी को हराया था अल्लाह की मेहरबानी से, और इस इलेक्शन में भी इंशाल्लाह ताला जो पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मैं PTI में था पहले और मैंने PTI अहमद एक सेकंड ठहरिएगा, हमें अली गिलानी ने भी ज्वाइन कर लिया। सो इंटरेस्टिंग बात है। तीनों दोस्त मेरे साथ रहिएगा 10-1 मिनट, ताकि हम मुल्तान के हवाले से जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं आपके सुनने वालों को बड़े वाज़ेह तौर पे आप तीनों का पैगाम पहुँचे। जी अहमद हुसैन, जारी की अपनी बात। मैंने पिछले दौर में PTI में मैं पिछली दफ़ा MNA था, तो मसला ये हुआ कि इमरान खान साहब को मैं बारहा कहता रहा कि आपके राइट और लेफ्ट जो बैठे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और आमिर डोगर साहब, ये आपको डी ट्रैक कर रहे हैं। हमने बहुत दफ़ा उन्हें समझाया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है साउथ पंजाब में, और महंगाई और सब चीज़ के जिम्मेदार, और यहाँ पे इन्होंने जो जॉब्स लगवाए तो उसके जिम्मेदार ये थे, और उसके बाद उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और जिसकी वजह से हम डिसहार्ट होके उन्हें छोड़ गए। मैं कहता हूँ इमरान खान का इतना कसूर नहीं था, इन लोगों ने उन्हें बर्बाद किया। चलिए देखते हैं कि इस मामले में गिलानी साहब क्या कहते हैं। गिलानी साहब, ये इस वक्त हमारे साथ अहमद हुसैन साहब भी हैं और बैरिस्टर तैमूर मलिक भी हैं। इनका दावा है कि इंतखाब में ये जीत जाएंगे, आपका क्या दावा है? देखिए जी, हम दावा नहीं करते, लेकिन ये 8 तारीख को अवाम ही फैसला करेगी। जहाँ तक ताल्लुक है मलिक अहमद हुसैन डेहड़ साहब का, जो ये फरमा रहे थे, मैं सुन रहा था
इन्होंने पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ से के नाम पर वोट लिया था इमरान खान साहब के नाम पे। उसके बाद इन्होंने पार्टी बदल ली और ये PMLN के साथ जाके मिल गए। तो जो वोटर है PTI का वो काफ़ी नाला है इस बात से, और जो PMLN की यहाँ पर ग्रुपिंग थी वो भी इनकी आने से कोई ज़्यादा खुश नहीं थे। तो PMLN की इन फाइटिंग की वजह से, PMLN की अपनी कैंपेन इतनी देर से स्टार्ट करने से PMLN को कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा मुल्तान में। तो इंशाल्लाह ताला मुल्तान की हद तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडिंग पार्टी होगी। मुझे गिलानी साहब ये बताएंगे कि जो ये मुल्तान की पॉलिटिक्स है, इसमें आपका और कुरैशी ख़ानदान का आपस में टकराव रहा है, तो इस इलेक्शन में आपके साथ हैं कुरैशी की कोई अक्सरियत, या वो अभी भी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं? लेकिन कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे। उनके साहबजादे और उनकी साहबजादी मुल्तान से इलेक्शन लड़ रही हैं तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, आप कह सकते हैं, क्योंकि निशान तो उनके पास नहीं है तहरीक इंसाफ का। बहरहाल नहीं, तो इसमें तैमूर मलिक साहब, आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं या शाह महमूद कुरैशी के जो फैमिली के लोग हैं वो अपने तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं मुल्तान में? जी, मैं NA 148 से मैं उम्मीदवार हूँ जी। उनके बेटे जो हैं वो NA 150 से हैं, और उनकी बेटी, उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी, वो NA 151 से उम्मीदवार हैं। नहीं, 140 तैमूर 148 में क्या कुरैशी फैमिली आपके साथ खड़ी है गिलानियों के मुखालफत में? जी बिल्कुल, कुरैशी खानदान पूरा मेरे साथ खड़ा है। मैं ज़ाहिर है उनका वकील भी हूँ। उनका भी ये वकीलों वाली बात अच्छी है कि वकील भी हैं और आप सियासत में भी हैं। गुड, अच्छी बात है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। नहीं, अच्छा कॉम्बिनेशन है, नौजवान है आप, नौजवान है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें ना 1970 की, तो वो भी नौजवानों पे और वकीलों पे मुश्तमिल थी। चले आगे चलते हैं। अहमद हुसैन साहब मुझे ये बताएंगे, ये जो दोनों दोस्त हैं गिलानी साहब और तैमूर मलिक साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूदगी में कोई वादा करना चाहेंगे मुल्तान के रहने वालों से कि अगर आपको इक़्तिदार मिल गया तो आप क्या बेहतरी करेंगे मुल्तान में? मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जो अभी अली गिलानी साहब ने कहा है कि यहाँ PTI भी फारिग है और नून लीग भी फारिग है और हम ही हम हैं। पहले भी ये कोई 6-6 सीटों से खुद लड़ रहे हैं और कुरैशी साहबान भी 3-3 सीटों से लड़ रहे हैं। तो सारी सीटों से भी यही लड़ते हैं, सारे लोग भी इनके साथ हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से पिछले इलेक्शन में मैं इनसे जीत गया था। तो इन्हें कहें कि अपने आप को नौज बिल्ला यहाँ का खुदा ना समझें। किसी ने नहीं कहा सर किसी ने नहीं, माफ कीजिए, किसी ने ये नहीं कहा कि वो सारी नशिस्तें जीतने लगे हैं। हम तो 148 से बात कर रहे हैं। PTI का कोई असर है ना नून लीग का है, ये आप कह रहे हैं मुल्तान में सिर्फ पीपल्स पार्टी का असर है, बाकी जगह पे पीपल्स पार्टी का कहीं असर नहीं है। तो ये तो अपनी पार्टी के भी खिलाफ है। ये सिर्फ मुल्तान में चूंकि ये है इसलिए यहाँ पीपल्स पार्टी का असर है, ये नहीं है तो पीपल्स पार्टी का कहीं असर ही नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा जो सवाल आप तीनों हजरात से है, तीनों से, गिलानी साहब से भी, अहमद हुसैन साहब से भी और तैमूर मलिक साहब से भी, मुल्तान शहर के 3 बड़े कौन से मसाइल हैं जिनको आप हल कराने का वादा करते हैं आज के प्रोग्राम में? सबसे बड़ा मसला सीवरेज का मसला है। सबसे बड़ा मसला सीवरेज का मसला है, जिसको हल करना अशद जरूरी है। यहाँ पे वजीर आजम रहे गिलानी साहब, लेकिन उन्होंने पक्की बागों में पक्की सड़कें बनवाई, लेकिन गरीबों के सीवरेज का मसला और गलियां पक्की नहीं करवाई। और दूसरा मसला जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे वो रोजगार का है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने हमें कामयाब किया, हम लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग करा के हम लोगों को बाहर भिजवाएंगे और इस तरह हम रोजगार का मसला मैं अपने हल्के में तो हल कर दूंगा। बाहर जो भिजवाएंगे कानूनी तौर पर भिजवाएंगे ना? कानूनी तौर पर ओवरसीज के थ्रू भिजवाएंगे। ठीक है जी। और तीसरा मसला रोजगार दिलवाएंगे। और तीसरा मसला जिसको आप हल करना चाहते हैं, यहाँ पे इंसाफ की फराहमी नहीं है। ये जो बड़े लोग हैं गिलानी और कुरैशी, ये अफसरों पे असर अंदाज होके लोगों पे झूठे पर्चे कराते हैं। तो आप क्या करेंगे? की सपोर्ट करते हैं। आप क्या करेंगे? आप कैसे रोकेंगे? ग्रुप की सपोर्ट करते हैं, खास तौर पे कब्जा ग्रुप पे मेरे खुद हाथ रखे हुए हैं। मेरे दोस्त, मैं ये वादा करता हूँ इनकी जो भी एम्बेजलमेंट्स हैं उन सबको मैं आश्कार करूंगा। ठीक है। और लोगों को उनके हक लेके दूंगा। मती तल में जो इन्होंने जातियां की हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है उनको भी मौका दे दें हम। हाँ जी, क्या फरमाते हैं अपना अहमद हसन साहब? आप
अहमद हुसैन साहब ने तो जी अपनी बात कर ली है। अगर नहीं अहमद हुसैन साहब और कुछ नहीं, तीनों बातें मुकम्मल होगी ना उनकी। जी अली हैदर गिलानी साहब को बात करने दें। अली हैदर गिलानी को सबसे आखिर में बात करने दूंगा। तैमूर मलिक साहब नौजवान है, वकील है, उनको पहले बोलने दें। जी तैमूर, इसमें ये कहूँगा चले अच्छी बात है, अच्छी बात। एक सेकंड, मुझे खुशी है कि कम अज़ कम पढ़े लिखे नौजवान लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वेरी पॉजिटिव ये इंडिकेटर है। जी आप बात कर रहे थे। जी मैंने कहा सर, अहमद हुसैन देर साहब ने कहा कि ये उन्होंने कुरैशी और गिलानी खानदान को बड़ा कर दिया, अपने आप को छोटा कर दिया। जब ये गिलानी साहब के साथ थे तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इनको तो छोड़ें, माजी से बाहर निकल आए, माजी प्लीज माजी से बाहर निकल आए, माजी से बाहर निकल आए, आने वाले कल की बात करें। आगे की बात करनी चाहिए सर, आगे की बात करनी चाहिए। किसी 1, 2 या 3 खानदानों का या वडेरों का मुल्तान के ऊपर कोई हक नहीं है, ना ही सिर्फ उनकी होनी चाहिए। अवाम की बात सुनी जानी चाहिए। इंसाफ की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। और पाकिस्तान के हमारे हल्के में नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला यही है कि एक क्लार्क से लेके एक साबिक वजीर आजम, बल्कि सारे साबिक वजीर आजम का मसला ही कानून और इंसाफ का है। तो सर मैं तो इंशाल्लाह एज पार्लियामेंटेरियन जो काम करना चाहता हूँ वो तो कानून और इंसाफ की जंग लड़ना चाहते हैं सारे अवाम के लिए। शुक्रिया जी गिलानी साहब, आप इसको वाइंड अप करें। अब आपके 3 तरजीहात क्या है? अगरचे आपने काफ़ी काम किया है, कंस्ट्रक्शन का, पुलों का, ब्रिज अपना बनाई है, सड़कें बनाई हैं, और ये जो सीवरेज की, एक सेकंड अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अहमद हुसैन साहब को एक बात का जवाब देना चाहता हूं। नहीं कोई जवाब नहीं, उन्होंने जो बात की है, इन्होंने एक बात बड़ी गलत की कि ये खुदा बने बैठे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। इस तरह की बात मैं इनको सिर्फ यही कहूंगा कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको अपनी हार यकीनी नजर आ रही है। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा गिलानी से बात छोड़े। गिलानी साहब वो कह रहे हैं कि सीवरेज का मसला अभी भी बहुत अहम। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, मुल्तान में कोई शक नहीं है कि सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है। तहरीके इंसाफ के पिछले 5 साल जो गुजरे हैं, ये MNA थे, इन्होंने कोई मसला हल नहीं किया सीवरेज का। मुल्तान की सीवरेज का जो काम हुआ है, जो चल रही है सीवरेज, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर से में ही कंप्लीट हुआ था। हम अपनी गुज़िश्ता 5 साल कारकर्दगी के ऊपर ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। सीवरेज का मसला हल करेंगे, रोजगार का मसला हल करेंगे और लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे। रूल ऑफ लॉ की यहाँ थोड़ी कमी जरूर है यहाँ पर, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, या झूठे पर्चों की सियासत होती है, उसको भी खत्म करेंगे। अच्छा गिलानी साहब, इससे पहले कि मैं आप दोस्तों से याद चाहूँ, क्या 1988 में जिस तरह गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब को शिकस्त दी थी, क्या वैसा माहौल है वहाँ पे इस दफ़ा इंतखाबात में? जी गिलानी साहब ने 20,000 से मियां नवाज शरीफ साहब को 88 में शिकस्त दी थी। इस दफा आप नोट कर लें ये बात, ये 50,000 से हारेंगे अहमद हुसैन देर साहब। मेरा ख्याल है बोले अल्लाह है हमारा इंसाफ करने वाला। आपके वालिद साहब ने मुझे कुरान उठा के दिया और उसी से उससे भाग गए। आपके वालिद साहब ने कुरान उठा के दिया मुझसे और उससे भाग गए। मेरा इंसाफ मेरा कुरान करेगा। पूछिए वालिद साहब से, उन्होंने मुझे कुरान उठा करते रहे, सीट हमने निकाल लेनी है। मेरा ख्याल है गिलानी साहब, अहमद हुसैन साहब और तैमूर मलिक साहब, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की है। आप जो गुफ्तगू हम करने लगे हैं ना, इसका कोई इतना अच्छा तासर नहीं आएगा। लोग कहेंगे ये तो आपस में उलझ पड़े और उलझे भी इस बात पे किसने कुरान उठाया और किसने कुरान उठाया। 50,000 की लीड लेके बैठे हैं, अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह ये 50,000 की लीड मैं लूंगा। गिलानी साहब आपका शुक्रिया, अहमद हुसैन साहब आपका शुक्रिया, तैमूर मलिक साहब आपका शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि 8 तारीख को आप अच्छे दोस्तों की तरह इस खेल में जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो नताइज हैं उसके लिए आप सब दिली तौर पर उसको कबूल कर सके। जी अफसोस है मुकरम के और अमर की बड़ा खुशकिस्मती है हमारी कि आपके तीनों दोस्त वहाँ पे इकट्ठे हो गए। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि फिर मैंने जाना है ब्रेक पे और फिर रिमल ने हमें बतानी है सारी तफसीलात। 148 के माजी की बात की जाए तो इस हल्के को कहा जाता था बोसन फैमिली का हल्का या गिलानी फैमिली का हल्का है। इसमें तो अहमद हुसैन डेढ़ सही कह रहे हैं कि उन्होंने 2018 में 2 फैमिलियों को हटा के इस हल्के को तीसरी फैमिली इन्वॉल्व हुई है। 70 की दहाई के बाद पहली दफ़ा कोई और बंदा वहाँ से इस तरह इलेक्ट हुआ है। अच्छा, बाकी ये तैमूर कह रहे थे मेरा नाम नहीं लिया, तो बिल्कुल वो एक नौजवान है, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये तीनों का बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा और 50,000 की लीड नहीं होगी शायद,
थोड़ी बहुत लीड होगी, लेकिन ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कौन जीतेगा। बाकी इन तीनों हजरात ने जो मसाइल गिनवाए, सबसे बड़ा मसला तो जनूबी पंजाब सूबा है, जो गिलानी साहब भी नारा लगाते वो भूल गए ये सारे। वो नहीं करे, वो नहीं हो सकता, वो हो नहीं सकता, कैसे होता है। लेकिन उसको अपने 1970 में मेरा ख्याल है भावलपुर को अलहदा सूबा बनाओ की तहरीक जितनी मजबूत तहरीक थी, और इतनी मजबूत तहरीक थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को उस इलाके से मुकम्मल शिकस्त हुई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी पंजाब में हवा की तरह, तूफ़ान की तरह, आंधी की तरह छा रही थी, लेकिन जब इस इलाके में पहुंची तो वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद ये नारा दोबारा अब शुरू हुआ पिछले 2018 के इंतखाबात में। अमली तौर पे हमने ये किया कि सेक्रेटेरिएट वहाँ पे ले जाएं, तो उससे में मसला हल तो नहीं हुआ। और इस इलेक्शन में अभी तक 148 के अरकान में से किसी ने भी इसकी बात नहीं की। इस हल्के के लिए इसलिए ये बात बनती है क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 में बड़ा इसके लिए नारा लगाया था, सारा कुछ हुआ। फिर शाह महमूद साहब ने भी बड़ा नारे लगाए 2018 में, उसी से जनूबी पंजाब ने इनको वोट भी दिए, तो अब इनके मंशूर में नहीं है। मुकर्रम, आप बताएं ज़रा, ये जो हल्के नीचे हैं सूबाई हल्के, बिल्कुल सर, उनके बारे में आप क्या मालूमात रखते हैं? सर एक तो NA 148 जो है वो मुल्तान का अहम हल्का है, और इसके जो सूबाई हल्के आते हैं वो 213 और 214 हैं। 213 में खैर कोई लड़ रहा है इनमें गिलानी? सर जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। अली हैदर गिलानी खुद हैं, और PMLN से जो है वो शौकत हयात भी हैं, हाजी सिकंदर हयात के जो हैं वो बोसन, और वो जो यहाँ की मुल्तान की सियासत है जो बोसन कुरैशी गिलानियों पर मुश्तमिल होती है, उसी को हम देखेंगे। तो इनमें जो अगर तगड़ा मुकाबला देखा जाए इन दोनों में से, तो PMLN के शौकत हयात और जो अली हैदर गिलानी है, इनका माबैन जो है वो मुकाबला जो है वो देखने को जो है वो नज़र आएगा। अगर इसका जो पुराना ओल्ड हल्का जो था वो 211 था, और इनके जो इलाके हैं वो झोंक वैस है, उसके अलावा झोंक छज्जड़ है, नवाबपुर है, मत्ती तल है। और यहाँ के अगर मसाइल अगर देखे जाएँ तो सेवरेज का, जैसे डेहर साहब बता रहे थे, वो सब मैंने खुद जाके कवर किया। इसकी एक एक गली में मैं गया हुआ हूँ, इनके घरों में पानी मैंने खुद देखे हैं, रोड इस कदर टूटी है। अपने अलीपुर का क्या हाल है? यही हाल है पूरे जनूबी पंजाब का यही हाल है। लेकिन सर अगर पूरे मुल्क का यही हाल, मुल्क का यही हाल है। लेकिन सर अगर मत्ती तल की रोड भी अगर बात की जाए, मत्ती तल रोड हो गया, नवाबपुर रोड हो गया, ये एक बहुत बड़ी पट्टी है जो पिछले 4.5 सालों से टूटी हुई है, आज तक नहीं बन सकी। और इस कदर टूटी हुई है कि ना तो यहाँ पे एम्बुलेंस आती है, यहाँ के कारोबार टोटल, मैं 213 और 13 की बात कर रहा हूँ, और ये NA 148 का ही इलाका है जो कि ये मत्ती तल रोड कहलाता है, और नवाबपुर रोड इसमें इंक्लूड है। इसमें एक चीज ऐड कर दूं, PP 213 में सिकंदर बोसन का भी घर आता है। अच्छा, एमोसन डेहर साहब भी वहीं रहते हैं, तैमूर मेहे साहब भी वहीं रहते हैं। घर इनके बड़े होंगे ना, तो उसमें ये मुश्किलात नहीं होंगी। अच्छा सर, एक चीज में और इंक्लूड कर दूं कि 9,10,000 की आवाम टोटल NA 148 की है। तफसीलात देते हैं जब हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे ना, तो रिमल रिजवान हमें इन सारी तफसीलात से आगाह करी। जो डाटा जर्नलिज्म है ना, कितने वोटर हैं, कितनी पोलिंग स्टेशन है, तो रिमल से हम बात करेंगे। मेरा ख्याल है मैं ज़रा ब्रेक पे जाऊँगा, फिर ब्रेक से वापस आके इस प्रोग्राम को जारी रखें। ख्वातिन मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातिन, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक मरतबा फिर। इलेक्शन 2024 की ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे थे NA 148 के उम्मीदवारों से। अली हैदर गिलानी साहब नुमाइंदगी कर रहे थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, अहमद हुसैन साहब हमारे साथ थे, और बैरिस्टर तैमूर मुल्क। आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि डाटा यहाँ पे क्या कहता है। जी रिमल, इससे पहले आप बात करें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ इस वक्त जो दोस्त हैं जो आज हमें पामेस्ट्री के हवाले से आगाह करेंगे, हम उनसे भी बात करते हैं। उनका नाम है मोहम्मद उसामा अली, और ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। देखते हैं कि इनके पास हमारे लिए क्या है और इस हल्के के लोगों के लिए क्या है। जी रिमल, आपके पास क्या है? सर खबरें शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का 83 और 85 के इंतखाबात के अमल को एक उम्मीदवार मिस्टर सादिक अली की वफ़ात की बिना पर मनसूख कर दिया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहसिन रांझा ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि इस हल्के में 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। दूसरी जानिब मियाँ साहब की तबीयत की नासाजी की बिना पर आज लिया में होने वाला जलसा मनसूख कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की साबका रहनुमा आयशा रजब ने NA 97 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के लिए नहीं, इसके खिलाफ खड़ा है। आसफा भुट्टो पंजाब में पीपी की इंतखाबी मुहिम में शरीक होने के लिए लाहौर पहुँच चुकी हैं। सूबाई असम्बली हल्का नंबर 17 में फयाज चौहान इंतखाब से दस्तबरदार हो गए हैं। फयाज चौहान को हल्का बंदी पर एतराज़ था, जिसकी बिना पर इन्होंने इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। इस नशिस्त पर नून लीग और पीटीआई के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। पीटीआई के मरकज़ी सदर परवेज़ इलाही ने कहा कि लाडलों की नींदें हराम हो गई हैं। बानिया पीटीआई ने कहा कि 8 फरवरी को लोग अपना गुस्सा निकालेंगे और हमारे मुखालफिन को बड़ा धचका लगेगा। और आज की आखिरी खबर ये है कि पंजाब पुलिस ने इलेक्शन ड्यूटी के लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। अब चलते हैं हल्के के स्टैटिस्टिक्स की जानिब। हम आज कर रहे हैं मुल्तान के बारे में बात। ये मुल्तान का पहला हल्का है, पहली नशस्त है मुल्तान की NA 148। यहाँ पे कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 278 है, जबकि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 4,30,414 रजिस्टर्ड वोटर्स इस हल्के में मौजूद हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,26,362, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,04,052 है। बात की जाए 2024 के हवाले से हल्के के अहम उम्मीदवारों की कि इस हल्के में इस मरतबा कौन से उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होंगे, तो हमारे पास जो कैंडिडेट्स मौजूद हैं वो 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स इस वक्त आपस में मुकाबला करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनका मुकाबला करेंगे मुस्लिम लीग नून के अहमद हुसैन, और तीसरे कैंडिडेट यहाँ पे हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक। बात की जाए 2018 के इंतखाबात के हवाले से कि कौन से कैंडिडेट्स आपस में मद्दे मुकाबिल थे, तो जो कैंडिडेट्स 3 कैंडिडेट्स में स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट जो हमें देखने में सामने आया, सबसे पहले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अहमद हुसैन देहर, इनका मुकाबला किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, और तीसरे कैंडिडेट यहाँ पे थे सिकंदर हयात खान, जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब में हिस्सा लिया था। बात की जाए 2018 में कि कौन से कैंडिडेट्स में मुकाबला हुआ, जीता कौन था, तो इस हल्के में अहमद हुसैन जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इन्होंने 74,000 के करीब वोट हासिल किए और कुल 10,000 वोटों के मार्जिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अब्दुल कादिर गिलानी को शिकस्त दी, जबकि इस हल्के का टर्न आउट 50.58% रहा। बात करते हैं 2024 की सूबाई असम्बलियों के हवाले से कि 2024 में इस हल्के में सूबाई असम्बली की कौन कौन सी नशस्तें आती हैं, तो इस मरतबा इसमें सूबाई असम्बली की 2 नशस्तें PP 213 और PP 214 शामिल है। PP 213 के इलाके देखे जाएँ तो इसमें बौसन और कादिरपुरा का इलाका इसके अंदर आता है, जबकि PP 214 के अंदर जो इलाके आते हैं उसमें एयरपोर्ट आता है, कैंट का एरिया आ जाता है और संदिला का इलाका इस हल्के में शामिल है। चलते हैं सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों की जानिब के 213 के अंदर PP 213 से इस बार 2024 में कौन से कैंडिडेट्स कंटेस्ट लड़ेंगे, तो सबसे पहले जो कैंडिडेट हमारे पास हैं वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली हैदर गिलानी, जिनका मुकाबला करेंगे मुस्लिम लीग नून के मलिक शौकत बौसन, और तीसरे कैंडिडेट हैं यहाँ पे तहरीक इंसाफ के खालिद जावेद वड़ाइच साहब। जबकि PP 214 की बात की जाए कि 214 से कौन से कैंडिडेट्स आपस में मुकाबला करेंगे, तो सबसे पहले 214 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वसीम खान बादोज़ई, जिनका मुकाबला करेंगे मुस्लिम लीग नून के शहजाद मकबूल भुट्टा साहब, और तीसरे कैंडिडेट यहाँ पे जो हैं वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम मुदस्सर शाह। शुक्रिया रिमल बाबा। आइए उसामा साहब, आपने सियासी बातें तो इतनी देर से सुन रहे हैं, आपके सितारे क्या बोलते हैं सारे मामले में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, इसमें जो यूसुफ रज़ा साहब हैं उनकी इस टाइम दौरे अकबर चल रहा है जुपिटर का, और उनका रूलिंग प्लानट भी यही है। तो उनके मुकाबले में जो अहमद हुसैन साहब हैं उनका जो रूलिंग प्लानट है वीनस है, जबकि उनका दौरे अकबर राहु का चल रहा है। अब जुपिटर का रूलिंग प्लानट होना और फिर उसी का दौरे अकबर होना, ये इस दफ़ा लगता है कि यूसुफ रज़ा साहब को थोड़ा सा एज देगा। जबकि अहमद हुसैन साहब की अगर बात करें तो उनका भी राहु का जो दौरे अकबर है वो कोई इतना बुरा नहीं है, मतलब इतना इनऑस्पिशियस हम कहते होते हैं कि जैसे कहते हैं कि सूट नहीं करता, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन यूसुफ रज़ा साहब को एज इस दफ़ा ज़्यादा मिलता लग रहा है सितारों की रूह से। प्लस उनकी जो जब उन्होंने ओथ लिया था 2008 में, जब वो बने थे मार्च में, तो उस वक्त जो उनकी जो दिशा चल रही थी, जिसको हम मतलब वो ट्रांजिट कहते हैं, यही दौरे अकबर दौरे असगर, तो मरकरी का उस दिन भी जैसे कहते हैं दखल था, और आज भी जिस डेट पे इलेक्शन हो रहे हैं तो उनकी अंतर दिशा मरकरी की है। तो इन 2 पॉइंट्स को अगर हम कंपेयर करें एस्ट्रोलॉजिकली, तो ऐसा लगता है कि अहमद हुसैन साहब से इस दफ़ा वो
प्लानिटरी पोजीशंस में हमें ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं। जी शुक्रिया आपका, मतलब सियासी तौर पे भी वो ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं और अब आपने सितारों को भी बात कर दी। अल्लाह जाने देखने वाले आपके इस मौक़िफ़ से इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, और हम वो जो सियासी मौक़िफ़ है उससे भी इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे। 8 तारीख को आप देख रहे हैं सुकून होगा? देखिए, अगर इस बात पे आए तो पता नहीं अभी 8 तारीख पे कुछ होना भी है या नहीं। चलो ठीक है जी। मुकर्रम अली ख़ान, अब आपसे आखिरी बात, आपको अगर मैं ये पूछूं कि पीसफुल इलेक्शन होगा, लोग वोट डालने आएंगे? वोट लोग डालने आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और पीसफुल जो ये इलाके हैं, ये ज़रा ये हल्का है 148 जो है, ये 70% दही इलाका है टोटल ना, और 30% जो है ये शहरी इलाका है। तो अगर 70% क्योंकि ज़्यादा है, इसमें दरियाई बंद भी हैं, इसमें जो बोसन अड्डा बंद बोसन है, मत्ती तल, और उसके अलावा मुजफ्फराबाद, कासिम बेला, मत्ती तल, ये मिडिल क्लास के इलाके नहीं है? जी, ये कच्ची वादियां वगैरह नहीं यहाँ पे? ये वो किसान ज़राअत से रिलेटेड लोग हैं। और ये आपको ये भी एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ कि 9,10,134 लोगों का ये हल्का है। एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है यहाँ पे, साफ पानी नहीं अफसोस की बात नहीं है सर, बहुत ज़्यादा। एक आदमी वहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी रहा, और इतना पैसा खर्चा आपने सड़कों पे और ब्रिजेस के ऊपर, ऐसे ही तो पीने का पानी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास नहीं है। किसी को साफ पानी नहीं मिलता। तो ये रूरल हेल्थ सेंटर सर नहीं है यहाँ पे। चलाई थी, उसका क्या फायदा वो लोगों को? क्या चीज़ है? शहबाज शरीफ में बस नहीं चलाई थी, वो चल रही है, वो बिल्कुल वो चल रही है, वो अभी भी चल रही है। लेकिन एक मसला उसका भी आपको बता दूं कि धुआं वो इस कदर उसका फैल रहा है। पुरानी बसें हैं ये क्यों अपना अमर? ये सर मेट्रो बसेस शहबाज शरीफ ने चलाई हैं, लेकिन उनकी रिपेयरिंग नहीं कराई गई। फीडर बसें कोई 101 बसें दी गई थी, 1 अरब का प्रोजेक्ट था जो मेट्रो से अलावा। तो मेट्रो भी हैं, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही, वो आखिरी सांस ले रही हैं। ये 3 दोस्त से इन्होंने ये बात की नहीं। नहीं सर, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा ये हल्के की जो बात करें फिल्ट्रेशन प्लांट की, यहाँ पर एक ऑफिशियल रिपोर्ट जारी हुई थी, मुल्तान का जो पानी है 94% आलूदा है, मुज़र सेहत है, जिसमें आर्सेनिक की जो मिकदार है वो 63% है। सबसे पंजाब में आलूदा पानी मुल्तान में मुल्तानी पी रहे हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से डॉक्टर से जो मेरी लास्ट टाइम बात हुई, रिपोर्ट भी मैंने की थी, तो इनकी वजह से लोग जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैंसर्स हैं, जिसमें मैदे का कैंसर है, लंग्स का है और दीगर कैंसर वो इसमें हैं, और स्किन की बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं, हेपेटाइटिस में मुब्तला हो रहे हैं, गुर्दों की पथरी में मुब्तला हो रहे हैं। हम प्रोग्राम को ख़त्म करने के कोई आप सोच रहे थे, कोई आई कोई बात और कोई जेल में कहने की तो कह दें, क्योंकि प्रोग्राम को मैं वाइंड कर रहा हूँ। देखें, वो जो आप पूछ रहे थे इलेक्शन तो डेफिनेटली अनरेस्ट में है और कोई बहुत बड़ा टर्मोइल को जन्म देगा ये। ठीक है मुकर्रम अली ख़ान साहब, अमर इकबाल भुट्टा साहब, हमारे पास 30 सेकंड और हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? 30 सेकंड। सर, इन सियासतदानों को आपस में 5 साल बाद ये लड़ाइयाँ भी याद आ जाती हैं। इनको छोड़ के मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलमियत के लिए और अपने इलाके के गरीब आवाम के लिए, जनूबी पंजाब मेरा बहुत गरीब ख़ित्ता है, किसानों का, मवेशी पाल जो मेजॉरिटी रहती है, उन बेचारों को, उनके लिए कोई सोचना चाहिए, उनके लिए इनके मंशूर में भी कुछ शामिल होना चाहिए। आज भी सर बोसन बिरादरी, गिलानी बिरादरी, डेहड़ बिरादरी, कुरैशी बिरादरी, ये जितनी भी बिरादरी है ना सर, ये टोटल लोग जो हैं वो इन्हीं गिलानियों से, डेहड़ से, इन लोगों से एफिलिएटेड रहते हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के लिए, और कुछ नहीं तो अपने खित्ते के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ अच्छा ज़रूर कर जाए, ताकि आपको नस्लें जो हैं वो याद रखें। और आपको शुक्रिया आमिर इकबाल भुट्टा साहब, मुकर्रम अली ख़ान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहम्मद उसामा अली का कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की। ख़वातीन, हम बात कर रहे थे NA 148 और उसके नीचे जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनके बारे में। ये जो इलाका है इसमें गिलानी ख़ानदान, कुरैशी ख़ानदान, बोसन, खाकवानी यही सियासत में रहे हैं और सियासत करते आए हैं। लेकिन आज आपने एक बात महसूस की कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे नामा निगार हैं, जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं उस इलाके में, उनको इस बात का शिद्दत से एहसास है कि गरीबों के लिए, मवेशी पालने वालों के लिए, ज़राअत पेशा लोगों के लिए कोई बेहतरी के इम्कान नहीं हो। जो पानी की सूरत हाल है, जो ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है, उन्होंने आपको बताया। हैरान कुन बात यह है कि उन तीनों दोस्तों ने इनमें से किसी एक चीज़ की भी बात नहीं की। इसका मतलब है कि अभी सियासतदानों को आवाम से सीखना होगा, और यही अमल है इलेक्शन का कि इंतखाबात में जब आप आवाम के पास जाते हैं तो आवाम की मुश्किलात के हवाले से उनका हल तजवीज़ करें। आज का प्रोग्राम
अब ख़त्म हो जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए, पीर वाले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।